हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 का फास्टेस्ट रिवीजन करेंगे। हम जल्दी जल्दी इसको पढ़ेंगे और जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको टिक मार्क करते हुए चलेंगे। तो पहला पॉइंट ये है कि इसमें टोटल 3 पार्ट हैं और 8 चैप्टर हैं और 44 सेक्शंस हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, 3 पार्ट 8 चैप्टर 44 सेक्शन, और इसको लाया गया था 9th लॉ कमीशन के द्वारा। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसके बाद हम चलते हैं पार्ट 1। पार्ट 1 बात करता है प्रीलिमिनरी की। पार्ट 1 में हम चलते हैं सेक्शन नंबर 1 में। सेक्शन 1 बोलता है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल में बता दिया इसका नाम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 होगा। ये होल ऑफ इंडिया पे लागू होगा और इसका इन्फोर्समेंट डेट है 1 मार्च 1964। इसके बाद हम चलते हैं सेक्शन नंबर 2 में। सेक्शन नंबर 2 में पहला डेफिनेशन है ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है एवरी ड्यूटी एनफोर्सेबल बाय लॉ। क्लॉज बी में बताया सेटलमेंट का डेफिनेशन। सेटलमेंट में एक इंपॉर्टेंट वर्ड ये है कि इसमें इंस्ट्रूमेंट आते हैं और इंस्ट्रूमेंट में विल और कोडिसिल जो कि डिफाइन किया गया है इंडियन सक्सेशन एक्ट में, ये नहीं आते हैं। मतलब विल और कोडिसिल को छोड़ के सारे इंस्ट्रूमेंट्स को कवर किया गया है। उसके बाद क्लॉज सी में आया ट्रस्ट। ट्रस्ट जो होगा सेक्शन 3 ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट के हिसाब से होगा। क्लॉज डी में ट्रस्टी। ट्रस्टी में बता दिए कि जो पर्सन होल्ड करेगा प्रॉपर्टी ऑफ ट्रस्ट को उसको ट्रस्टी कहेंगे। और क्लॉज ई में बता दिए गए जो भी डिफाइंड है वर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में उसको भी माना जाएगा। अब इसके बाद चलते हैं सेक्शन नंबर 3। सेक्शन नंबर 3 में कुछ नहीं बताया, सिर्फ और सिर्फ सेविंग है, इसकी हेडिंग इंपॉर्टेंट है। सेक्शन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया गया है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। स्पेसिफिक रिलीफ जो है वो ग्रांट किस चीज़ के लिए किया जाता है, तो इंडिविजुअल के सिविल राइट्स के लिए किया जाता है, ना कि इन्फोर्सिंग पीनल लॉस। पीनल लॉ को इन्फोर्स करने के लिए नहीं किया जाता है। स्पेसिफिक रिलीफ सिर्फ और सिर्फ सिविल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए ही किया जाता है। अब हम चलते हैं सीधे सेक्शन नंबर चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 1 पार्ट नंबर 2, क्योंकि हमेशा आपको पूछा जा सकता है कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का चैप्टर नंबर 1 है और ऑप्शन में प्रीलिमिनरी आएगा तो आप उसको टिक कर दोगे। नहीं, इसका चैप्टर नंबर 1 है रिकवरिंग पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी। ये भले पार्ट 2 में आता है लेकिन इसका चैप्टर नंबर 1 रिकवरिंग पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी है। और इसमें जो पार्ट 2 है वो है स्पेसिफिक रिलीफ से डील करता है और पार्ट 3 जो है वो प्रिवेंटिव रिलीफ से डील करता है। तो जो चैप्टर नंबर 1 है वो है रिकवरिंग पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो इसमें सेक्शन नंबर 5 क्या बोलते हैं, रिकवरी किया जाएगा इमूवेबल प्रॉपर्टी का। इमूवेबल प्रॉपर्टी का कैसे रिकवर होगा, तो जैसा कि मैंने प्रोवाइडेड सीपीसी में वैसे रिकवर किया जाएगा। आप इसके साथ आर्टिकल नंबर 64 ऑफ लिमिटेशन एक्ट को भी पढ़ सकते हैं साथ में, जिसमें 12 साल का लिमिटेशन पीरियड दिया हुआ है। अब इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 6। सेक्शन नंबर 6 में बताया सूट बाय पर्सन डिस्पोजेस्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर किसी पर्सन को डिस्पोजेस किया जा रहा है इमूवेबल प्रॉपर्टी से तो वो कितने महीने के अंदर सूट लाना होगा उसका। तो उसको एक चीज़ सिर्फ इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इसको उस व्यक्ति को 6 महीने, जिस दिन से डिस्पोजिशन हुआ है उसके 6 महीने के अंदर सूट लाना होगा और वो कभी भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट सूट नहीं ला सकता। इसके बाद ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि इसकी कोई अपील नहीं जाएगी और इसका कोई रिव्यू नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन हो सकता है। नो अपील, नो रिव्यू, ओनली रिवीजन। इसके बाद हम चलते हैं सेक्शन नंबर 7 में। सेक्शन नंबर 7 में बता दिया गया है रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी। सेक्शन 7 और सेक्शन 8 मूवेबल प्रॉपर्टी से डील करते हैं। सेक्शन नंबर 7 में रिकवरी की जाएगी मूवेबल प्रॉपर्टी की। तो कैसे की जाएगी, तो जैसा कि मैंने प्रोवाइडेड है सीपीसी में। और उसके बाद इसका जो एक्सप्लेनेशन 1 है वो ट्रस्टी को लेकर बात करता है और एक्सप्लेनेशन 2 स्पेशल और टेम्पररी राइट के लेकर बात करता है। अगर आपको कुछ इसमें डिटेल पढ़ना है तो इसके डिटेल वीडियो मैंने अपने चैनल पे बना के रखे हुए हैं, आप उसको जाके भी देख सकते हैं। ये सिर्फ एक रिवीजन वीडियो है तो इसमें हम इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को देखते हुए चल रहे हैं। हम सेक्शन नंबर 8 में चलते हैं। सेक्शन नंबर 8 में बता दिया कि लाइबिलिटी ऑफ पर्सन इन पोजीशन। जो पर्सन की किस पर्सन की लाइबिलिटी होगी, अगर कोई पर्सन पोजीशन में रखा है किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को, नॉट एज ओनर, वो ओनर नहीं है, तो उसको डिलीवर करना होगा जो पर्सन उसका इमीडिएट पोजीशन का एंटाइटल्ड है। तो ये जो सेक्शन है सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये कभी भी ओनर के खिलाफ अप्लाई होता ही नहीं है, क्योंकि अगर वो ओनर है तो वो क्यों ही किसी को पोजीशन डिलीवर करेगा ना। तो जो प्रॉपर्टी है ये सिर्फ और सिर्फ उसके खिलाफ होगा जो ओनर नहीं है, और जिस भी व्यक्ति ने उसको होल्ड करके रखा हुआ है तो वो उसको वापस देना होगा। अब कब कब इस पर्सन को, कौन कौन से पर्सन को कब डिलीवर करने के लिए कंपेल किया जा सकता है, तो पहला बता दीजिए अगर जो डिफेंडेंट है वो एज अ एजेंट और ट्रस्टी है किसका, प्लेंटिफ का, तब उसको कंपेल किया जा सकता है। कंपनसेशन इन मनी जो है वो एफर्ट नहीं कर रहा है प्लेंटिफ को एडिक्वेट रिलीफ को। तीसरे में बता दिया गया कि जो एक्चुअल डैमेज हुआ है उसको एसरटेन कर पाना मुश्किल है। उसके बाद बता दिया गया जो थिंग क्लेम की गई है वो रॉन्गफुली ट्रांसफर की गई है प्लेंटिफ के से, मतलब प्लेंटिफ से जानबूझ के या गलती से या रॉन्गफुली उसको ट्रांसफ़र करवाया गया है। तो ये है
सेक्शन नंबर 8। इसके बाद हम चलते हैं सेक्शन नंबर 9 में, जो कि है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बात करते हैं, जिसमें सेक्शन नंबर 9 है डिफेंसेस रिस्पेक्टिंग सूट्स फॉर रिलीफ बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जो डिफेंसेस होंगे सूट्स, जब भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट आएगा जो कि कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे लाया गया है, तो उसमें जो डिफेंसेस हैं तो वो कैसे होंगे, तो जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से डिफाइन किए गए हैं डिफेंसेस, उस हिसाब से उसको लाना होगा, और जो कॉन्ट्रैक्ट्स में ग्राउंड है उसके बेसिस पे उसको डिफेंस करना होगा अपना। अब कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स को स्पेसिफिकली एनफोर्स किया जा सकता है, तो सेक्शन नंबर 10 जो है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सेक्शन नंबर 10 2018 में अमेंड हुआ, और इसके बाद जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो एक मैंडेटरी प्रोविजन बन गया। इसमें बताया गया है कि जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है वो करवाना मैंडेटरी होगा, बस सब्जेक्ट टू लिख दिया गया कि कौन कौन से सब्जेक्ट, 11 क्लॉज 2, 14 और 16। 11 क्लॉज 2, 14 और 16 को देखते हुए कोर्ट को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कराना मैंडेटरी होगा। इसके बाद हम चलते हैं सेक्शन नंबर 11 में। सेक्शन नंबर 11 बात करता है केसेस इन विच स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कनेक्टेड विथ ट्रस्ट एनफोर्सिएबल। तो इसमें बता दिया गया कि जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो सूट है वो ट्रस्टी के खिलाफ भी लाया जा सकता है फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ट्रस्ट, मतलब जो भी एक्ट एग्रीड किया गया था उसके परफॉर्मेंस के लिए, होली और पार्टली ऑफ अ ट्रस्ट, ट्रस्ट के कोई भी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है उसके परफॉर्मेंस के लिए सूट लाया जा सकता है और उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराया जा सकता है। सेक्शन 11 यही बोलता है। लेकिन जब ट्रस्टी ने कोई एक्सेस ऑफ हिज पावर जाके कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है या ब्रीच किया है किसी ट्रस्ट को, तो उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराया जा सकता, उसको स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं कराया जा सकता। कब? जब ट्रस्टी ने एक्सेस ऑफ पावर में जाके कोई कॉन्ट्रैक्ट किया या फिर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को करते हुए कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है। इसके बाद हम चलते हैं सेक्शन नंबर 12 में, जो कि बात करता है पार्ट परफॉर्मेंस की। तो इसमें बता दिया गया सेक्शन नंबर 12 में जो पार्ट परफॉर्मेंस होगा वो कभी भी नहीं कराया जाएगा। द कोर्ट शेल नॉट डायरेक्ट द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि कभी भी पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराया जाएगा, लेकिन सब्जेक्ट टू जो प्रोविजंस इधर दिए हुए हैं उनको छोड़ के कभी भी पार्ट परफॉर्मेंस नहीं कराया जाएगा, और अगर इन क्लॉजेस में आ रहा है तो उसका पार्ट परफॉर्मेंस कराया जा सकता है। तो इसमें सिंपल यही बोला गया, ये प्री पॉइंट ऑफ व्यू से कोई खासा इंपॉर्टेंट नहीं रहते हैं, बट इसका डिटेल वीडियो आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे। अब हम सीधे चलते हैं इसमें सेक्शन नंबर 13 पे। तो सेक्शन नंबर 13 की भी सिर्फ हेडिंग को हमको प्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए चलना होगा कि जो राइट ऑफ परचेजर या फिर लेसी अगेंस्ट पर्सन विथ नो और इम्परफेक्ट टाइटल, नो टाइटल है या फिर इम्परफेक्ट टाइटल रख रहा है कोई, तो जो परचेजर और लेसी की क्या राइट्स होंगे वो बताया गया है इसमें। तो सेक्शन नंबर 13 में पहला क्लॉज जो है वो ये बोलता है कि जब भी वेंडर और लेसर के पास कोई टाइटल या फिर इम्परफेक्ट टाइटल था, तो जब भी उसका टाइटल आ जाएगा तब उसको देना होगा। उसके बाद क्लॉज बी में बता दिया गया कि कोई कॉन्करेंस, मतलब कोई कंसेंट लेना होगा किसी व्यक्ति से, तो अगर वेंडर या फिर परचेजर, वेंडर या फिर लेसी अगर ऐसा नहीं करते हैं तब उनको बोला जा सकता है और उनको कंपेल किया जा सकता है कि जाके आप उनसे उस पर्सन से कंसेंट लेकर आइए। उसके बाद क्लॉज सी में बता दिया गया कि अगर कोई अनइनकम्बर्ड प्रॉपर्टी है, मतलब जिसमें ऑलरेडी लोन चल रहा था और उसको ये बता के बेचा गया कि वो एक लोन फ्री प्रॉपर्टी है, तो जैसे ही पेमेंट आएगी तो उसकी जो लोन है वो पहले वो पे की जाएगी, उसके बाद वो प्रॉपर्टी का पैसा रख सकता है कौन? वेंडर और लेसर। तो वेंडर और लेसर को यहाँ पे रिडीम कराना होगा। उसके बाद आते हैं इसके क्लॉज 2 में ये बोल दिया कि जो सेक्शन 13 है वो मूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर भी अप्लाई करता है। तो सेक्शन नंबर 13 और सेक्शन नंबर 17 में एक चीज़ आप इंपॉर्टेंट देख लीजिए कि दोनों में ही ये चीज़ कॉमन है, ये दोनों ही सेक्शन मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों पे अप्लाई करते हैं। तो 13 और 17 आपको याद रखना होगा। उसके बाद हम चलते हैं सेक्शन नंबर 14 में। सेक्शन नंबर 14 में बता दिया गया कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकता है। तो सेक्शन 14 ये बात करता है कि कॉन्ट्रैक्ट नॉट स्पेसिफिकली इन्फोर्सिएबल। तो ये जो है ये सेक्शन प्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसमें बताया गया है कि अगर कोई किसी व्यक्ति ने सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑब्टेन कर लिया सेक्शन 20 का, तो उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं दिया जाएगा, और ऐसा कोई परफॉर्मेंस है जिसको कोर्ट की कंटिन्यूस ड्यूटी होगी कि उसको सुपरवाइज करना, तब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं किया जाएगा। अगर वो किसी के पर्सनल क्वालिफिकेशन पर डिपेंड कर रहा है तो उसका इन्फोर्समेंट नहीं किया जाएगा। अगर वो नेचर डिटर्मिनेबल है तो उसका नेचर डिटर्मिनेबल है तो भी उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराया जाएगा। इसके बाद हम सेक्शन नंबर 14A में चलते हैं। सेक्शन नंबर 14A बात करता है एंगेज करने की एक्सपर्ट्स को। सेक्शन 14A में बता दिया गया कि जो CPC के जो प्रोविजन दिए हैं उस हिसाब से किसी भी एक्सपर्ट को कोई भी केस में इन्वॉल्व करके उसका एसिस्टेंस लिया जा सकता है, एक्सपर्ट ओपिनियन लिया जा सकता है। क्लॉज 3 में ये बता दिया गया कि जो
ओपिनियन या फिर जो रिपोर्ट है एक्सपर्ट की, वो रिकॉर्ड का पार्ट फॉर्म होगा और उसमें बता दिया गया कि अगर परमिशन ऑफ कोर्ट के, मतलब विद द परमिशन ऑफ कोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है, परमिशन ऑफ कोर्ट लगेगा अगर कोई भी पार्टी उस एक्सपर्ट को एग्जामिन करना चाहता है तो विद द परमिशन ऑफ कोर्ट वो ऐसा कर सकता है। इसके बाद बता दिया गया कि जो एक्सपेंसेस होंगे वो पे किए जाएंगे पार्टीज के द्वारा प्रोपोर्शन में, जैसा ठीक समझे कोर्ट। उसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 15 में। तो सेक्शन नंबर 15 की जो हेडिंग है वो ये बोलती है पर्सन फॉर और अगेंस्ट। पर्सन फॉर और अगेंस्ट मतलब किसके लिए और किसके अगेंस्ट में कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली एनफोर्स किया जा सकता है। तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 15 बोलता है कि कौन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑब्टेन कर सकता है। तो कोई भी पार्टी, कोई भी रिप्रेजेंटेटिव या फिर कोई बेनिफिशियरी। उसके बाद आगे चलते हैं, इसमें बता दिया गया कि कोई भी रिमाइंडर मैन, कोई भी रिवर्जनर इन प्रोविजन, रिविजनर इन रिमाइंडर, और अगर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है और उसका एमलगेमेशन हो गया तो जो न्यू लाइबिलिटी LLP जो फॉर्म होगी वो भी कर सकती है। अगर कंपनी है तो उसके एमलगेमेशन के बाद जो न्यू कंपनी बन रही है वो कर सकती है। तो ये है सेक्शन नंबर 15 कौन कौन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑब्टेन कर सकता है। तो इसकी हेडिंग बस इंपॉर्टेंट रहती है। इसके बाद हम चलते हैं सेक्शन नंबर 16 में। सेक्शन नंबर 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पर्सनल बार टू रिलीफ। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को बार किया जा सकता है, कैन नॉट बी एनफोर्स्ड इन फेवर ऑफ पर्सन। मतलब कब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आपको नहीं दिया जाएगा, किस किस पर्सन के खिलाफ में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं दिया जाएगा। तो जिसने सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस जो कि सेक्शन 20 में ऑब्टेन कर ली है उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं दिया जाएगा। उसके बाद अगर कोई पर्सन इनकेपेबल हो जाता है परफॉर्म करने के लिए या फिर वॉयलेट करता है कोई टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को, तब उसको, या फिर कोई फ्रॉड या फिर विलफुली एक्ट कर रहा है वेरिएंस में, तब उस व्यक्ति को भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए एनफोर्स करने के लिए नहीं दिया जा सकता और इससे इसके फेवर में कभी भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री नहीं की जाएगी। और सी क्लॉज जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लॉज है। इसमें बताया गया कि अगर कोई पर्सन फेल हो जाता है अपने आप को प्रूफ करने के लिए कि वो रेडी और विलिंग था उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए जिसने उससे किया था, उसके लिए वो रेडी और विलिंग नहीं था, तो जब वो फेल हो जाएगा कि वो रेडी और विलिंग नहीं था तब उसको भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का लाभ नहीं मिल पाएगा। इसके बाद हम चलते हैं सेक्शन नंबर 17 में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सेक्शन नंबर 13 और सेक्शन नंबर 17 कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं। तो सेक्शन नंबर 17 में बता दिया कि कॉन्ट्रैक्ट टू सेल और लेट प्रॉपर्टी बाय वन हु हैज़ नो टाइटल नॉट स्पेसिफिकली एनफोर्सिएबल। तो यहाँ पे भी सेम वही सेक्शन नंबर 13 के जैसे ही है कि कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है सेल और लेट प्रॉपर्टी के लिए, जिसके पास कोई टाइटल नहीं है तो उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं किया जा सकता। इसके बाद हम चलते हैं सेक्शन नंबर 18 में। सेक्शन नंबर 18 में बता दिया गया है कि नॉन एनफोर्समेंट एक्सेप्ट विथ वेरिएशन। अगर मतलब प्लेंटिफ कोई वेरिएशन चाह रहा है, प्लेंटिफ सिक्स स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग टू विच डिफेंडेंट सेट्स अप अ वेरिएशन। मतलब एक प्लेंटिफ जो है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो चाह रहा है लेकिन जो डिफेंडेंट है उसने कोई वेरिएशन कर दिया कॉन्ट्रैक्ट में, प्लेंटिफ कैन नॉट obtain द परफॉर्मेंस sought एक्सेप्ट विद द वेरिएशन सो सेटअप इन द फॉलोइंग केसेस। यहाँ पे बोल दिया कि प्लेंटिफ उस वेरिएशन को हटाना चाह रहा है जो कि फ्रॉड, मिस्टेक ऑफ फैक्ट या फिर मिस रिप्रेजेंटेशन के द्वारा उसमें ऐड कर दिया गया है, या फिर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि लीगल रिजल्ट्स को फॉलो नहीं कर रहा है, या फिर जो पार्टीज़ हैं वो सब्सिक्वेंटली एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में वेरिएट कर रही हैं टर्म्स से। तो उसके लिए उस वेरिएशन को पहले हटाना होगा, उसके बाद ही उस कॉन्ट्रैक्ट का इन्फोर्समेंट करवाया जा सकता है। तो सेक्शन नंबर 18 यही बोलता है कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कराना होगा तो जो डिफेंडेंट ने उसमें वेरिएशन किया है उसको हटाना ज़रूरी है। उसके बाद जो सेक्शन 19 आते हैं वो सेक्शन 19 जो है एकदम टू कॉपी है सेक्शन नंबर 15 का, रिलीफ अगेंस्ट पार्टीज एंड पर्सन क्लेमिंग अंडर दैम बाय सब्सिक्वेंट टाइटल। मतलब रिलीफ दिया जा रहा है पार्टीज को और पर्सन जो कि क्लेम कर रहे हैं बाय सब्सिक्वेंट टाइटल। तो जो हमने पार्टीज के बारे में पढ़ा सेक्शन नंबर 15 में वही सेम चीज़ सेक्शन नंबर 19 में भी दी हुई है। इसके बाद हम सीधे चलते हैं सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस सेक्शन नंबर 20 में। सेक्शन नंबर 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसमें बताया गया सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। तो इसमें यही बताया गया है कि अगर कोई पार्टी ब्रीच कर देती है, ब्रोक कर देती है, नॉन परफॉर्मेंस कर रही है, कोई अपना पार्ट का परफॉर्मेंस नहीं करती, तो जो नेक्स्ट पार्टी है वो सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस करवा सकती है किसी भी थर्ड पार्टी से।
लेकिन उसको ऐसा करने के लिए जो सामने वाली पार्टी को 30 दिन का नोटिस देना ज़रूरी होगा। और जब भी ये 30 दिन के नोटिस के अंदर भी अगर वो नहीं करता, फेल हो जाता है और थर्ड पार्टी उसका काम करती है, तो वो व्यक्ति जिसने नॉन परफॉर्मेंस किया है उसको थर्ड पार्टी का जो भी खर्चा आया है वो पे करना होगा। तो ये बात करता है सेक्शन नंबर 20 सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस में। अब आते हैं हम सेक्शन नंबर 20A में, जिसमें बता दिया गया स्पेशल प्रोविजन फॉर कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। कभी भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहा है तो उस पर कभी भी कोई इंजंक्शन ग्रांट नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो उससे डिले हो जाएगा। इसीलिए कोई भी इंजंक्शन ग्रांट नहीं किया जाएगा सेक्शन नंबर 20A के अंतर्गत। अब हम चलते हैं सेक्शन नंबर 20B में। 20B जो है वो एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसमें बताया गया स्पेशल कोर्ट के बारे में। 20B स्पेशल कोर्ट की बात करते हैं, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इन कंसल्टेशन में चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के साथ मिलकर एक डेजिग्नेट करेगा एक से ज़्यादा सिविल कोर्ट्स को एज एन स्पेशल कोर्ट। और ये स्पेशल कोर्ट का काम क्या होगा कि वो जो भी इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स रिलेटिंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, इससे रिलेटेड जो भी जुरिस्डिक्शन होगा वो उसका काम ये स्पेशल कोर्ट्स ही करेंगे। उसके बाद बता दिया गया एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ सूट्स। 20C में बता दिया गया है जो भी नॉट विथ स्टैंडिंग सीपीसी में जो भी लिखा हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर कोई भी सूट फाइल हुआ है अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट तो उसको डिस्पोज ऑफ करना होगा बाय कोर्ट विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ, 12 महीने के अंदर अंदर फ्रॉम डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन टू द डिफेंडेंट। और अगर 12 महीने में नहीं होता है तो उसको एक्सटेंड किया जा सकता है फर्दर पीरियड ऑफ 6 मंथ, मतलब 12 + 6 तो टोटल आएगा 18 महीने। तो कई बार ऑप्शन में टोटल पूछते तो 18 मंथ लगाना, लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ पूछ रहा है कि मैक्सिमम टाइम कितना हो सकता है जो कि डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन से दिया जाता है विदाउट एनी एक्सटेंशन, तब आप उसको 12 महीने लगाना। तो ये था सेक्शन नंबर 20C। इसके बाद हम चल रहे हैं सेक्शन नंबर 21 में, जिसमें बताया पावर टू अवॉर्ड कंपनसेशन के बारे में। तो जो सेक्शन नंबर 21 है वो ये बोलता है कि अगर कोई व्यक्ति स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट लाया है तो उसको कंपनसेशन भी इन एडिशन के साथ, मतलब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के साथ कंपनसेशन भी दिया जा सकता है। लेकिन कंपनसेशन कब दिया जाएगा? जब वो व्यक्ति कंपनसेशन को क्लेम करेगा प्लेंट में, तभी उसको कंपनसेशन दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा। और जब भी अमाउंट डिटरमाइन किया जाएगा कंपनसेशन का कि क्या अमाउंट देना है, तो कोर्ट जो है वो कौन से प्रिंसिपल से के द्वारा गाइडेड किया जाएगा? तो सेक्शन 73 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से गाइड किया जाएगा। तो जो सेक्शन नंबर 73 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसके हिसाब से कंपनसेशन के लिए उसको गाइडेंस मिलेगा कोर्ट को, और उस हिसाब से कंपनसेशन दिया जाएगा प्लेंटिफ को। अब आते हैं सेक्शन नंबर 22 में। सेक्शन नंबर 22 ये बोलता है पावर टू ग्रांट रिलीफ फॉर पोजीशन पार्टीशन रिफंड ऑफ अर्नेस्ट मनी। मतलब अगर कभी कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा है कोई कोर्ट, तो उसके साथ साथ अगर कोई पोजीशन मांगा गया तो वो भी दे सकता है, पार्टीशन मांगा गया वो भी करा सकता है, सेपरेट पोजीशन भी दे सकता है, और साथ ही साथ अगर कोई रिफंड ऑफ अर्नेस्ट मनी के लिए भी मांग रहा है तो वो भी उसको रिफंड करवाया जा सकता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के साथ साथ। अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस रिफ्यूज़ भी कर दिया गया तो उसकी रिफंड करवाएगा, मतलब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अगर हो रहा है तो रिफंड करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस रिफ्यूज़ कर दिया गया है तो उसका पैसा उसको वापस तो दिलाना पड़ेगा ना, जो उसने पहले पे कर दिया है, तो इसीलिए रिफंड ऑफ अर्नेस्ट मनी भी करवाया जा सकता है। अब हम चलते हैं सेक्शन नंबर 23 में। सेक्शन नंबर 23 ये बोलता है लिक्विडेशन ऑफ डैमेजेस नॉट अ बार टू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। यहाँ पे बता दिया गया कि जो लिक्विडेशन ऑफ डैमेजेस जो होगा वो बार नहीं करेगा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को। मतलब दो व्यक्ति के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि भाई अगर कोई भी स्पेसिफिक जो कोई कॉन्ट्रैक्ट भी अगर कोई ब्रीच करता है कोई व्यक्ति, तो एक ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि ए बोलता है कि अगर जो कोई भी व्यक्ति ब्रीच करेगा उसको 1 लाख रुपए जुर्माना पे करना होगा दूसरे को। तो यहाँ पे अगर बी जानबूझ के ऐसा करता है तो ए क्या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सकता है, क्योंकि उसको तो 1 लाख रुपए मिल ही रहा है। तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 23 यही बोलता है कि लिक्विडेशन ऑफ डैमेजेस की वजह से स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को बार नहीं किया जाएगा। मतलब अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिक्विडेशन देने का लिखा हुआ था, डैमेजेस पे करने का लिखा हुआ था, तो उसके साथ साथ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी करवाया जा सकता है। अब इसके बाद आ गया सेक्शन नंबर 24। सेक्शन नंबर 24 में बता दिया गया बार ऑफ सूट फॉर कंपनसेशन फॉर ब्रीच आफ्टर डिसमिसल ऑफ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस।
मतलब अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट डिसमिस हो जाता है तो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको shall bar the plaintiff's right to sue for compensation for the breach of such contract but shall not bar his right to sue for any other relief। मतलब अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट एक बार डिसमिस किया गया तो कंपनसेशन का सूट नहीं लाया जा सकता, लेकिन कोई अदर रिलीफ है तो उस अदर रिलीफ को लाया जा सकता है। ये बताया गया सेक्शन नंबर 24 में। इसके बाद हम चलते हैं सेक्शन नंबर 25 में। तो सेक्शन नंबर 25 बात करता है एनफोर्समेंट ऑफ अवार्ड एंड डायरेक्शंस टू एग्जीक्यूट सेटलमेंट। सेक्शन 25 जो है वो डील कर रहा है आर्बिट्रेशन एंड काउंसिलेशन एक्ट के अवार्ड से। तो इसमें जो भी अवार्ड्स और टेस्टिमेंट्री डायरेक्शंस है टू एग्जीक्यूट सेटलमेंट, उस सेटलमेंट को करने के लिए जो भी ज़रूरत है तो उस पर भी ये जो चैप्टर के प्रोविजन है वो अप्लाई होंगे। अब इसके बाद बता दिए गए सेक्शन नंबर 26 में, जो कि है चैप्टर नंबर 3 रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेक्शन 26 में दिया हुआ है कि रेक्टिफिकेशन किसी को कहते हैं, तो इसमें दो वर्ड इंपॉर्टेंट, एक फ्रॉड है और एक म्यूचुअल मिस्टेक। जब कभी भी फ्रॉड या फिर म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ पार्टीज से कोई कॉन्ट्रैक्ट या फिर अदर इंस्ट्रूमेंट जो कि राइटिंग में है उसमें ऐसा लिखा गया है कि वो उसके रियल इंटेंशन को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, तब जो पर्सन है, कोई भी पार्टी या उसका रिप्रेजेंटेटिव या प्लेंटिफ है या फिर डिफेंडेंट है, तो वो उसको क्या कर सकता है, रेक्टिफाई कर सकता है कि अब वो उसका रियल इंटेंशन क्या है, उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या रियल इंटेंशन एक्सप्रेस किया जाना है, तो उसके बारे में ये लोग उसको बता सकते हैं। मतलब रेक्टिफाई किया जा सकता है। और रेक्टिफिकेशन कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो अगर कोई फ्रॉड या फिर म्यूचुअल मिस्टेक हुआ है पार्टीज़ के द्वारा, तब उसको रेक्टिफाई किया जा रहा है उन्हीं पार्टीज़ के द्वारा। इसके बाद हम चलते हैं सेक्शन नंबर 27 में, जो कि बात करता है रेसिजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। चैप्टर नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बात की गई रेसिजन में बी एडजस्ड और रिफ्यूज। तो इसमें यह बताया गया है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है या टर्मिनेबल है बाय प्लेंटिफ, या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट अनलॉफुल है फॉर कॉज नॉट अपरेंट ऑन द फेस एंड द डिफेंडेंट इज मोर ब्लेम देन द प्लेंटिफ, तब यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको रिसाइंड कर दिया जाएगा। अगर वो वाइडेबल है, टर्मिनेबल है बाय प्लेंटिफ, या फिर वो अनलॉफुल है और वो ऐसा दिख रहा है कि जो डिफेंडेंट का जो ब्लेम है वो ज़्यादा है प्लेंटिफ से, तब उस कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड कर दिया जाएगा। तो ये बताया गया है सेक्शन नंबर 27 में। इसके बाद हम चलते हैं सेक्शन नंबर 28 में। सेक्शन नंबर 28 बात करता है रेसिजन इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल और लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ विच हैज़ बिन डिक्रीड। इसमें यह बोला गया है कि अगर कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को डिक्री कर दिया गया, मतलब कोई सेल या फिर लीज को लेकर इमूवेबल प्रॉपर्टी के कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री पारित कर दी गई है, लेकिन जो परचेजर है वो पे ही नहीं कर रहा है अमाउंट को, तब जो वेंडर हो सकता या फिर जो लेसी होगा वो अप्लाई करेगा सूट को कि भाई ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है इसको रिसाइंड किया जाए, क्योंकि ये जो व्यक्ति है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री होने के बाद भी पेमेंट नहीं कर रहा है। तब ये आ गया सेक्शन नंबर 28 के अंतर्गत। अब हम चलते हैं सेक्शन नंबर 29 में, अल्टरनेटिव प्रेयर फॉर रेसिजन इन सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। मतलब आप रेसिजन के साथ साथ अल्टरनेटिव में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का भी सूट ला सकते हो। उसके बाद सेक्शन नंबर 30 में बता दिया गया कोर्ट में रिक्वायर पार्टीज टू डू इक्विटी। मतलब यहाँ पे जो पार्टीज होंगी उनको इक्विटी करना होगा एक दूसरे के साथ, कोई भी एक पक्ष या फिर के ऊपर भार नहीं पड़ना चाहिए। तो ये कोर्ट की ड्यूटी होगी कि वो इक्विटी करे बराबरी से। उसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 31, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, चैप्टर नंबर 5 कैंसलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जो कि बात करता है इंस्ट्रूमेंट के कैंसिल होने की। जब कोई कॉन्ट्रैक्ट या फिर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि वॉइड है या फिर वॉइडेबल है, और उसमें बता दिया गया है कि जब वो वॉइड या फिर वॉइडेबल होगा तब उसको एडजस्ट किया जाएगा और उस इंस्ट्रूमेंट को कैंसिल किया जाएगा। यहाँ पे सिंपल बोल दिया गया है कि अगर कोई इंस्ट्रूमेंट वॉइड है या फिर वॉइडेबल है तो उसको कैंसिल किया जा सकता है। और ये इंस्ट्रूमेंट जब अगर रजिस्टर्ड है इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 17 में, तब उसको वहाँ पे एक कॉपी ऑफ डिक्री जो है वहाँ के रजिस्ट्रार को भी भेजनी होगी। उसके बाद बता दिया गया कि पार्शल कैंसिलेशन की बात करता है सेक्शन नंबर 32, कि पूरा पार्ट कैंसिल ना करके सिर्फ पार्ट
कोई एक पर्टिकुलर पार्ट को कैंसिल किया जाना है तो वो सेक्शन 32 के अंतर्गत किया जाएगा। इसके बाद बता दिया गया सेक्शन नंबर 33 में पावर टू रिक्वायर बेनिफिट टू बी रिस्टोर्ड और कंपनसेशन टू बी मेड व्हेन इंस्ट्रूमेंट इज कैंसल्ड और इज सक्सेसफुली रजिस्टर्ड एज बीइंग वॉइड और वॉइडेबल। अगर कोई कैंसिलेशन हुआ है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का तो जो भी पैसा लिया गया था उसको रिस्टोर करना और कंपनसेशन देना, तो ये भी कोर्ट करवा सकता है कि अगर कोई इंस्ट्रूमेंट कैंसिल हुआ है तो उसको रिस्टोर करना होगा बेनिफिट को। तो यही बात बताई गई है सेक्शन नंबर 33 के अंतर्गत। सेक्शन नंबर 33 में एक चीज़ ये इंपॉर्टेंट है कि अगर डिफेंडेंट सक्सेसफुली रजिस्ट करता है किसी भी सूट को ऑन द ग्राउंड दैट कि जो एग्रीमेंट हुआ था वो एनफोर्स किया जा सकता है अगेंस्ट हिम, द सूट इज वाइड बाय रीजन ऑफ हिज not being competent under section 11 of Indian Contract Act, the court may, if the defendant has received any benefit under the agreement of the party, require him to restore so far as may be such benefit that the party to the extent of or the his estate has benefit thereby। तो यहाँ पे ये जो क्लॉज है इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर कोई डिफेंडेंट है वो माइनर है, तो माइनर है तो उसको सेक्शन 11 के अंतर्गत कॉन्ट्रैक्ट करने का अधिकार है ही नहीं। अब सेक्शन 11 में वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वॉइड होगा। अब जब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है तो उसको जो डिफेंडेंट है जो कि एक माइनर है तो उसको क्या करना होगा, जो भी उसने बेनिफिट लिया है सामने वाले से, अब क्योंकि इंस्ट्रूमेंट कैंसिल हो गया है तो उसको बेनिफिट को वापस से रिस्टोर करना होगा। तो ये बात कर रहा है सेक्शन नंबर 33। उसके बाद हम चलते हैं सेक्शन नंबर 34 में डिक्लेरेशन का वाद। कभी भी कोई चीज़ को डिक्लेयर कराना हो तो सेक्शन नंबर 34 में डिक्लेरेशन का बात आता है, जो कि चैप्टर नंबर 6 में बात की गई है। सेक्शन 34 बात करते हैं अगर कोई पर्सन एंटाइटल्ड है किसी भी लीगल कैरेक्टर को लेकर या फिर कोई लीगल राइट को लेकर या फिर एज टू एनी प्रॉपर्टी में इंस्टीट्यूट अ सूट एनी पर्सन डिनाइंग और इंटरेस्टेड टू डिनाई हिज टाइटल कैरेक्टर और राइट, तब जो कोर्ट होगा वो अपने डिस्क्रिशन पे, ये कोर्ट का डिस्क्रिशनरी है, ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि उसको डिक्लेयर करना ही होगा। तो जो डिस्क्रिशनरी पावर को यूज़ करते हुए कोर्ट डिक्लेयर कर सकता है वेदर द प्लेंटिफ इज, जो उसने मांगा है उसका राइट या फिर कलेक्टर को वो दे या ना दे। इसके बाद बता दिया गया सेक्शन नंबर 35 जो इफेक्ट होगा डिक्लेरेशन का। अगर कोई व्यक्ति डिक्लेयर करवाता है तो जो पर्सन क्लेम कर रहा है उसके थ्रू उसके ऊपर भी वो बाइंड करेगा, बाइंड ओनली ऑन द पार्टीज टू द सूट, जो भी सूट में पार्टीज है उनके ऊपर बाइंड करेगा और जो पर्सन क्लेम कर रहे हैं उसके ऊपर भी बाइंड करेगा। एंड वेयर द पार्टीज आर ट्रस्टीज ऑन द पर्सन फॉर हुम इफ इट इज इन एग्जिस्टेंस ऑफ डेट ऑफ डिक्लेरेशन सच पार्टीज वुड बी द ट्रस्टीज। तो अगर कोई ट्रस्टीज के खिलाफ है तो उस ट्रस्टीज के ऊपर भी वो बाइंड करेगा। इसके बाद हम चलते हैं सेक्शन चैप्टर नंबर पार्ट 3 में, चैप्टर नंबर 7 में। पार्ट 3 प्रिवेंटिव रिलीफ, चैप्टर 7 इंजंक्शन जनरली। तो प्रिवेंटिव रिलीफ के अंतर्गत इस एसआरए में दो प्रिवेंटिव रिलीफ है, टेम्पररी इंजंक्शन और एक परपेचुअल इंजंक्शन। टेम्पररी इंजंक्शन क्या होता है? टेम्पररी इंजंक्शन तो पहली बात तो सीपीसी में ग्रांट किया जाता है और सीपीसी में ग्रांट किया जाता है और ये बताया गया कि जो टेम्पररी इंजंक्शन होता है वो एनी स्टेज ऑफ द सूट में कभी भी, उस पूरे सूट में कभी भी इसको ग्रांट किया जा सकता है जब तक डिक्री ना हो जाए। उसके पहले पहले कभी भी एट एनी स्टेज में उसको ग्रांट किया जा सकता है। वहीं बात आती है परमानेंट इंजंक्शन की। तो परमानेंट इंजंक्शन हमेशा और हमेशा मेरिट्स पर डिसाइड किया जाएगा और डिफेंडेंट इज परपेचुअली एंजॉइंड फ्रॉम द असर्शन ऑफ राइट और फ्रॉम द कमीशन ऑफ एक्ट वेयर द कॉन्ट्ररी टू द राइट ऑफ द प्लेंटिफ। तो यहाँ पे ये बता दिया गया कि परपेचुअल इंजंक्शन जो होते हैं उसको हमेशा और हमेशा मेरिट्स पर डिसाइड करके आखिरी में जब सूट का डिक्लेरेशन और जजमेंट हो रहा है तब दिया जाएगा। उसके बाद आते हैं परपेचुअल इंजंक्शन को लेकर एक अलग से चैप्टर बनाया गया, चैप्टर नंबर 8 परपेचुअल इंजंक्शन, जिसमें सेक्शन नंबर 38 डील करता है परपेचुअल इंजंक्शन व्हेन ग्रांटेड। तो परपेचुअल इंजंक्शन कब ग्रांट किया जाता है? तो ये बताया गया है कि परपेचुअल इंजंक्शन जो है वो ग्रांट किया जाता है प्लेंटिफ टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ ऑब्लिगेशन एग्जिस्टिंग इन हिज फेवर। कभी भी कोई ब्रीच को प्रिवेंट करना है जो प्लेंटिफ के फेवर में या फिर अगेन, मतलब जो ऐसा ऑब्लिगेशन है जो उसके एग्जिस्ट कर रहा हो उसके फेवर में, उसका ब्रीच हो रहा हो, तब उसके लिए परपेचुअल इंजंक्शन का ग्रांट करवाया जाता है। तो परपेचुअल इंजंक्शन के लिए बताया गया है कि परपेचुअल इंजंक्शन क्या क्या कर रहा है। डिफेंडेंट इन्वेड्स और थ्रेटन्स टू इन्वेड प्लेंटिफ राइट और एंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, तब जो है वो कोर्ट परपेचुअल इंजंक्शन ग्रांट करेगा। किस किस केसेस में? डिफेंडेंट अगर ट्रस्टी है प्रॉपर्टी ऑफ प्लेंटिफ का, या फिर देयर एग्जिस्ट नो स्टैंडर्ड ऑफ एसर्टेनिंग एक्चुअल डैमेज को एसर्टेन नहीं किया जा सकता। इन्वेजन जो है वो कंपनसेशन इन मनी में है और उसका एडिक्वेट रिलीफ नहीं मिल रहा है, और
प्रिवेंट करना है मल्टीपल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को, तो उसके लिए परपेचुअल इंजंक्शन ग्रांट किया जाता है। अब आते हैं सेक्शन नंबर 39 में मैंडेटरी इंजंक्शन। मैंडेटरी इंजंक्शन में बता दिया गया कि टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ ऑब्लिगेशन, यहाँ पे ब्रीच ऑफ मतलब कोई पर्सन को ब्रीच करने से रोका जा रहा है और साथ ही साथ उसको कंपेल भी किया जा रहा है कि वो कोई पर्टिकुलर एक्ट को परफॉर्म करे विच द कोर्ट इज केपेबल ऑफ एनफोर्सिंग, द कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिप्शन ग्रांट एंड इंजंक्शन। जैसे कि एक पर्सन है ए, वो एक पर्टिकुलर कोचिंग में पढ़ा रहा था, अब ये कोचिंग से छोड़ के वो कहीं जाके दूसरी कोचिंग में पढ़ाने लगता है, तो यहाँ पे इसका जो इस कोचिंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट था वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ था और वो यहाँ जाके पढ़ा रहा है, तो यहाँ पे मैंडेटरी इंजंक्शन कोर्ट ग्रांट कर सकता है कि भाई आप यहाँ नहीं पढ़ा रहे हो तो आप यहाँ पे भी उस पर्टिकुलर टाइम जब तक कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं होता तब तक आप यहाँ पे भी नहीं पढ़ा सकते। तो ये जो पोर्शन है ये होता है मैंडेटरी इंजंक्शन। इसके बाद हम चलते हैं डैमेजेस इन ल्यू और इन एडिशन टू इंजंक्शन, मतलब जब कभी भी इंजंक्शन ग्रांट किया जा रहा है तो उसके साथ डैमेजेस भी दिए जा सकते हैं। अब आते हैं सेक्शन नंबर 41। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि कब इंजंक्शन को रिफ्यूज़ किया जाएगा। तो अगर कोई व्यक्ति आ रहा है कि भैया कोई पर्टिकुलर जुडिशियल प्रोसीडिंग उसको उसके लिए नहीं लानी है, तो ऐसे में कोई इंजंक्शन ग्रांट नहीं किया जाएगा। रेस्ट्रेन करना चाहता है किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग को, रेस्ट्रेन कर रहा है, चाह रहा है कि कोई प्रोसीडिंग या प्रोसिक्यूट ना किया जाए उसको किसी भी कोर्ट के सामने, तब कोई इंजंक्शन ग्रांट नहीं किया जाएगा। रेस्ट्रेन किया जा रहा है कि अप्लाइंग टू एनी लेजिस्लेटिव बॉडी पर, रेस्ट्रेनिंग एनी पर्सन फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग और प्रोसिक्यूटिंग इन क्रिमिनल मैटर, अगर कोई व्यक्ति उसको क्रिमिनल मैटर में प्रोसिक्यूट ना करे ऐसा इंजंक्शन के लिए मांग कर रहा है तो उसको नहीं दिया जाएगा। प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ विच कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स, मतलब जिसका स्पेसिफिक इन्फोर्समेंट नहीं हो सकता है उसको, उस ब्रीच को प्रिवेंट करने के लिए अगर कोई इंजंक्शन की मांग कर रहा है तो उसको भी ग्रांट नहीं किया जाएगा, और ये ई पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात क्या है कि जो ग्राउंड ऑफ न्यूसेंस है उसको रोकने के लिए भी कोई इंजंक्शन ग्रांट नहीं किया जाएगा। प्लेंटिफ प्रिवेंट अ कंटिन्यूइंग ब्रीच इन विच प्लेंटिफ हैज़ एक्यूज्ड, तो ये भी नहीं दिया जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं एच में, वेयर व्हेन इक्वली इफिशियस रिलीफ कैन सर्टेनली बी ऑब्टेन्ड बाय एनी अदर यूजुअल मोड प्रोसीडिंग एक्सेप्ट इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। उसके बाद जो एच ए है वो एक इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के खिलाफ में इंजंक्शन ग्रांट नहीं किया जाएगा। और एक जे इम्पॉर्टेंट है कि प्लेंटिफ का कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है मैटर में, तब भी कोई इंजंक्शन ग्रांट नहीं किया जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं सेक्शन नंबर 42 में, इंजंक्शन टू परफॉर्म नेगेटिव एग्रीमेंट, मतलब आप पॉजिटिव एग्रीमेंट तो नहीं कर रहे हो लेकिन आप नेगेटिव एग्रीमेंट को भी परफॉर्म करवा सकते हो। तो यहाँ पे बता दिया गया है कि सेक्शन 41 के ई में बताया गया है, नथिंग नॉट विथस्टैंडिंग 41 ई में जो भी बताया गया उसको ध्यान में रखते हुए, वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट कंप्राइजेस ऑफ एफर्मेटिव एग्रीमेंट टू डू सर्टेन एक्ट कपल्ड विथ नेगेटिव एग्रीमेंट, मतलब एक काम करने के साथ साथ क्या नहीं करना है वो भी उस एक्ट में लिखा हुआ है एक्सप्रेसली या फिर इम्प्लाइडली टू नॉट टू डू सर्टेन एक्ट, तब जो कोर्ट होगा वो कंपेल कर सकता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ नेगेटिव एग्रीमेंट। मतलब आप कोई पॉजिटिव काम तो करने का उसमें है और कोई नेगेटिव काम करने का नहीं भी है या फिर इम्प्लाइडली है, और उस नेगेटिव एग्रीमेंट को भी अगर परफॉर्म करवाना है तो वो कोर्ट से करवाया जा सकता है। इसीलिए बताया गया सेक्शन 42 में कि कोई अगर नेगेटिव एग्रीमेंट भी है तो उसका भी इंजंक्शन ग्रांट किया जा सकता है और वो पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर बाइंड भी होगा। तो ये था हमारा पूरा SRA, इसका फास्टेस्ट रिवीजन हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।